स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द पार्लियामेंट के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट के अंदर एक वाइट पेपर है उसको रिलीज किया गया है। आप देखिए कि व्हाइट पेपर बेसिकली इकोनॉमी के जो डिसीजंस हैं उनके रिगार्डिंग में है। तो इस व्हाइट पेपर के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट के रिगार्डिंग में हो या पुअर पीपल्स का जो वेलफेयर के रिगार्डिंग में जो स्कीम्स चलाई गई हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। स्टूडेंट्स इसी वाइट पेपर के अंदर में जो प्रीवियस गवर्नमेंट पावर के अंदर हुआ करती थी उनके जो डिसीजंस हैं उसके साथ में कंपेयर किया गया है। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे जो जनरल इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट होने वाले हैं और इलेक्शन ईयर के दौरान में हर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इस तरीके से जो अपने डिसीजंस हैं उनको गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं उनको बताया जाता है पीपल्स को। और आप देखिए कि जो अपोजिशन के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी रहेगा उनके द्वारा गवर्नमेंट के डिसीजंस के जो ड्रॉबैक्स हैं उनके बारे में बताया जाता है। जैसे कि जो अपोजिशन का पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा इसके कंपैरिजन के अंदर में एक ब्लैक पेपर है उसको इश्यू किया गया। गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स के जो ड्रॉबैक्स हैं उनके बारे में मेंशन किया गया है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए जिसको कि इस वाइट पेपर के अंदर में मेंशन किया गया है। यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के बारे में मेंशन किया गया है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के पर्सपेक्टिव से कैसे गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे जो मिडिल मैन का जो करप्शन हुआ करता था उसको रिड्यूस करने में ये हेल्प मिला है। आप देखिए कि आपको जो प्रॉपर जो डाटा है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कितना मनी है वो गवर्नमेंट के द्वारा सेव किया गया इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के पर्सपेक्टिव से। क्योंकि आप अगर मेंस का कोई आंसर लिख रहे हो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स है उनकी डिलीवरी के पर्सपेक्टिव से कि कैसे गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स है उसको ग्रास रूट लेवल पे हम डिलीवर कर सकें, तो प्रॉपर डाटा है अगर आप उसका कोट करोगे आंसर के अंदर में तो आपको मोर जो मार्क्स है वो आप यहाँ पे फेच कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए कि इसी आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम भी आपको देखने के लिए मिलता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के पर्सपेक्टिव से। तो आप देखिए आधार एनेबल जो पेमेंट सिस्टम है उसको इम्पोज किया गया है बेसिकली यहाँ पे एमजी नरेगा इनिशिएटिव्स के अंदर। एमजी नरेगा के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी सारे जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको बेसिकली जो मनी है वो भी अलोकेट नहीं हुआ, यहाँ पे ट्रांसफ़र है वो नहीं हो सका है क्योंकि मिसमैच होने की वजह से एम्प्लॉयर कार्ड के अंदर में जो नेम है वो डिफरेंट है, उनका जो आधार है उसके अंदर नेम डिफरेंट है, बैंक अकाउंट के अंदर जो नेम है वो डिफरेंट है। इसके रिगार्डिंग में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोटेस्ट है वो भी किया गया था कि उनका जो फंड है वो रिलीज नहीं किया गया है एमजी नरेगा की रिगार्डिंग में। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे कि उनके द्वारा जो फेक एम्प्लॉयमेंट कार्ड्स हैं उनको यहाँ पे जनरेट किया गया है एमजी नरेगा के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जीएसटी के बारे में मेंशन किया गया है तो आपको वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। क्या ये इनडायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग में है, डायरेक्ट टैक्स के पर्सपेक्टिव से है, वन कंट्री वन टैक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो रीड करना और पता है तो होमवर्क के अंदर में कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। जीएसटी के पर्सपेक्टिव से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में आप देखिएगा आर्टिकल 279A के अंडर में जो जीएसटी काउंसिल है उसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया, वहाँ पे स्टेट्स है उनको मोर पावर दिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके बारे में भी मेंशन किया गया है कि फॉरेक्स रिजर्व के कंपोनेंट्स हैं। क्या यहाँ पे जो आईएमएफ के एसडीआर हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हैं, क्या एसडीआर भी यहाँ पे कंपोनेंट्स हुआ करते हैं फॉरेक्स रिजर्व के। क्या यहाँ पे अगर हम बात करें जो फॉरेन कंट्री का जो करेंसी है वो गवर्नमेंट के पास में जो स्टोर है उसको भी बेसिकली यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व के रूप से रखा जाता है या नहीं रखा जाता है उसके बारे में आप जरूर से बताना। मीन्स आपके फॉरेक्स रिजर्व की जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में जरूर से जानकारी होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है। तो बेसिकली ऐसे कुछ डिसीजंस है गवर्नमेंट के जिनके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है इस वाइट पेपर के अंदर में। और भी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनके बारे में हम आने वाले दिनों में एडिटोरियल्स के अंदर में रीड करेंगे काफ़ी डिटेल के अंदर में। आप बेसिकली इसको जाके रीड मत करना वाइट पेपर को, हमारे एग्जाम के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इलेक्शन ईयर के दौरान में पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा अपने वोट्स को सिक्योर करने के पर्सपेक्टिव से ऐसे जो डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्शंस के बारे में मेंशन किया गया तो आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान जो हमारा नाइबर कंट्री है वहाँ पे भी जो इलेक्शंस है वो कंप्लीट हुए हैं। और आप देखिए कि इंडिया के अंदर में तो बेसिकली इलेक्शन जो वोटिंग का जो डे है वो कंप्लीट होने के बाद में काउंटिंग का जो डे है वो डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। बट आप देखिए कि पाकिस्तान के अंदर में वोटिंग के जस्ट बाद में जो काउंटिंग है वो स्टार्ट होता है। हमारे यहाँ पे अगर हम बात करें अगर फेज वाइज मैनर के अंदर इलेक्शंस है वो कंडक्ट नहीं हुए हैं तो आपको एक दिन जो वोटिंग का देखने के लिए मिलेगा, फिर 3-4 डेज का यहाँ पे गैप रहेगा। और गैप के बाद में आप देखिए एक स्पेशल डे है वो काउंटिंग की रिगार्डिंग में होता है इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से।
पाकिस्तान के अंदर में 5 PM के समय में 5 जो इवनिंग है वहाँ पे जो वोटिंग है वो कंप्लीट होने के बाद में आप देखिए कि जो काउंटिंग है वो स्टार्ट होती है। अभी उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नहीं अनाउंस हुए हैं कि वहाँ पे कौन सा पॉलिटिकल पार्टी है उसको बेसिकली जो जीत है, जो नंबर्स हैं वो मिले हैं गवर्नमेंट को फॉर्म करने के पर्सपेक्टिव से। बट आपको यहाँ पे इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से पता होनी चाहिए। आप देखिए कि आप अपना वोट डालने के लिए कहाँ पे जाते हो, एक बूथ सेंटर के रूप से, और उस बूथ के अंदर में जो हाईएस्ट ऑफिसर होता है, जो बूस्ट जो कंप्लीटली जो बूथ है उसको बेसिकली हेड किया जाता है, उसको हम किसके रूप से जानते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप से। आप देखिए कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में आप वोट डालते हो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक हाईएस्ट ऑफिसर होता है जिसके द्वारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उसको वहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, उसको कि हम रिटर्निंग ऑफिसर के रूप से जानते हैं। अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस के अंदर में सिलेक्ट होते हो, या आप देखिए कि पीसीएस के अंदर भी आप अपना बेसिकली जो एसडीएम का जो पोस्ट है उसको यहाँ पे सिक्योर करते हो, तो आप रिटर्निंग ऑफिसर है उसके रूप से अपना जो सर्विस है वो दोगे किसी भी इलेक्शन के दौरान में, फ्री फेयर एंड वे में उस इलेक्शन को कंटेस्ट करने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से, तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन है उसके रिगार्डिंग में कुछ आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जरूर से पता होनी चाहिए। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो रेड कॉरिडोर का जो इलाका है वहाँ पे भी जो नक्सलाइट जो अफेक्टेड इलाका है वहाँ पे भी इलेक्शंस हैं उनको कंटेस्ट करवाया जाता है, उनको कंडक्ट करवाया जाता है फ्री एंड फेयर वे के मैनर के अंदर में। आप देखिए कि जो गिर नेशनल पार्क है, गिर नेशनल पार्क कहाँ है, गुजरात के अंदर में, वहाँ पे 1 पर्सन के रिगार्डिंग में जो बूथ है उसको वहाँ पे सेटअप किया जाता है। ओनली 1 पर्सन है जो वोटर है उस गिर नेशनल पार्क के अंदर में, उसके वोट के रिगार्डिंग में जो बूथ है उसका सेटअप किया जाता है वहाँ पे। हिमाचल प्रदेश के अंदर में आप देखिए कि काफ़ी हायर एरियाज के अंदर में कुछ लोग हैं वहाँ पे रहा करते हैं, उनके रिगार्डिंग में जो बूथ सेंटर है उसको वहाँ पे सेटअप किया जाता है कि उनके द्वारा जो वोटिंग है वो की जा सके उस एरियाज के अंदर में। तो बेसिकली हमारे इलेक्शन कमीशन का एक ब्यूटिफिकेशन है कि कंप्लीट इतना जो डाइवर्स एरिया है हमारी कंट्री का, चाहे नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो, हमारा रेड कॉरिडोर का एरिया हो, या आप देखिए कि गिर नेशनल पार्क है, हिमाचल का जो एरिया है, अलग अलग डिफरेंट डाइवर्सिटी के एरियाज के अंदर में फ्री फेयर वे में जो इलेक्शन है उनको किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है। काफ़ी एक लॉन्ग एक्सरसाइज आपको देखने के लिए मिलती है जिस तरीके से हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन है उसके रिगार्डिंग में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द डेट इलेक्शन प्रोसेस के बारे में हमने रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे जो क्रिकेट जो बेसिकली गेम है उसके जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं उनकी रिगार्डिंग में कोई अवार्ड का ये फोटो है उसको मेंशन किया गया है। तो बेसिकली मुरलीधरन है, मुरलीधरन जो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका जहाँ पे तमिलियन पॉपुलेशन पाई जाती है उससे ये बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, केरल के द्वारा जो प्रोटेस्ट है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया गया है जंतर मंतर के। वहाँ पे जंतर मंतर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जंतर मंतर बेसिकली वो प्लेस है जो महाराजा जयसिंह है जिनके द्वारा सेटअप किया गया था। स्टार्टिंग में जयपुर के अंदर पे सेटअप किया गया। पहले आप देखिए कि आमेर नाम का जो एरिया है वो हुआ करता था, एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था आमेर, और आमेर से फिर अलग से जो जयपुर है उसको सेटअप किया गया था, जयपुर सिटी को। जयपुर सिटी को सेटअप करने का मेन टारगेट यही था कि उसको एज ए ट्रेड सेंटर के रूप से डेवलप किया जा सके। 1700 के आसपास का जो समय है, 1727 का जो समय है, उस समय में आपको जयपुर का जो सेटअप है वो देखने के लिए मिलता है। आप देखिए उन्हीं के द्वारा जो यहाँ पे जंतर मंतर है उनको इस्टेब्लिश किया गया है। दिल्ली के अंदर भी आपको जंतर मंतर देखने के लिए मिलेंगे और कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो जंतर मंतर है उनको बनाया गया है। बेसिकली एस्ट्रोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है जंतर मंतर, और दिल्ली का जो जंतर मंतर है वो प्रोटेस्ट साइट के रूप से उसको जाना जाता है। काफ़ी सारे जो हमारे प्रोटेस्ट हैं, रामलीला मैदान है, जंतर मंतर का एरिया है, वहीं पे ही कंडक्ट होते हैं। केरल के द्वारा भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है। नेट बोरोइंग जो सीलिंग है वो इम्पोज करने के बाद में उनको जो बोरोइंग का जो सीलिंग है वो लगा दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आप देखिए कि जो पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, वो भी इस प्रोटेस्ट के अंदर में शामिल हुए थे कि गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उनका जो मनी है वो अलोकेट नहीं किया जाता है, टाइमली उस मनी को रिलीज नहीं किया जाता है, गवर्नर का उनके एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरफेरेंस है वो देखने के लिए मिलता है। तो काफ़ी सारे स्टेट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो पेटिशन है उसको फाइल की गई थी। ऐसे आप देखिए कि कल ही हमने प्रोटेस्ट के बारे में रीड किया था कि कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा भी जो अपना प्रोटेस्ट है उसको कैरी आउट किया गया है दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के ही एरिया के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो फिशरमैन्स है उनकी रिगार्डिंग में है। हमारे यहाँ पे जो फिशिंग का जो एक्टिविटी के रिगार्डिंग में जो पर्सनस है उनको अरेस्ट किया गया है श्रीलंका नेवी के द्वारा। उनके द्वारा इंडिया का जो मेरी टाइम बाउंड्री है उसको क्रॉस किया गया, जिसकी वजह से कुछ लोगों को रामेश्वरम का जो एरिया है, जो मेरी टाइम एरिया है उसका एक्सटेंडेड, वहाँ से उनको अरेस्ट किया गया है पाक बे के एरिया के अंदर में। तो आपको पाक बे के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ पे सिचुएटेड है।
एक बार CDS के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप देखिए ये इंडिया का एरिया है, यहाँ पे श्रीलंका है और बेसिकली यहाँ पे जो पाक बे है वो सिचुएटेड है। तो बेसिकली CDS के अंदर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यहाँ से जो शिप है, सपोज कीजिए विशाखापट्टनम से कोई शिप को जाना है कोचीन के लिए, तो शिप को बेसिकली यहाँ से क्रॉस क्यों नहीं हो सकता है, यहाँ से क्रॉस होकर क्यों जाना पड़ता है। तो पाक बे के एरिया के अंदर क्या कोई स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं या कंप्लीटली जो वाइड एरिया ना होने की वजह से जो शिप है वो क्रॉस नहीं हो सकता, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना अगर आपको पता है। आप देखिए कि हमने कुछ दिन पहले भी रीड किया था कि 2023 के अंदर में जो फिशरमैन है उनका डिटेंशन है वो इंक्रीज हुआ है। अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस कुछ ईयर्स के साथ में, श्रीलंका के द्वारा काफ़ी सारे इंडिया के जो फिशरमैन हैं उनको बेसिकली जो डिटेंड है, जो अरेस्ट है वो किया गया है अलग अलग केसेस के अंदर में। इनके द्वारा जो डीप फिशिंग है उसको कैरी आउट किया गया था। थ्रोलिंग का यूज के रिगार्डिंग में भी काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे कलकत्ता के बारे में है। आप देखिए कि कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो प्रिजन्स हैं वहाँ पे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं या बेबीज़ का जो बोर्न का जो नंबर्स है वो इंक्रीज हुआ है। तो एक सीरियस क्वेश्चन को यहाँ पे देखा गया। आपको प्रिजन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो जरूर से पता होनी चाहिए कि जेल बेसिकली स्टेट सब्जेक्ट है। जेल बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स, स्टेट सब्जेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। आपसे 2023 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था जेल के रिगार्डिंग में। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसके बारे में हम काफ़ी बार डिस्कस करते हैं। तो इसी तरीके से बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं पेपर के अंदर में। कुछ जो चीज़ें मेंशन होती हैं न्यूज़पेपर के ही रिगार्डिंग में। नंबर्स यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं प्रिजन्स के अंदर में। आपको प्रिजन्स के बारे में, एक कमेटी के बारे में भी पता होना चाहिए। अमितवा रॉय पैनल है जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। अमितवा रॉय पैनल बेसिकली इस प्रिजन सेक्टर के ही पर्सपेक्टिव से है, जिसके अंदर में प्रिजन्स के अंदर में जो अनहाइजेनिक कंडीशंस हैं उनको कैसे हम डेवलप कर सकें, ऑक्यूपेंसी रेट जो काफ़ी ज़्यादा है उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके, और यहाँ पे जो प्रिजन्स है वो एक रिहेबिलिटेशन या रिफॉर्मेटिव जो जस्टिस है उसका पार्ट होना चाहिए। यहाँ पे जो प्रिजनर्स हैं, जो इनमेट्स हैं, उनके अंदर रिफॉर्म आ सके, न कि वहाँ पे कोई क्रिमिनल नेक्सस के अंदर में वो ज्वाइन करें, कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को उनको यहाँ पे फेस करना पड़े, वो सब ना हो। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से है, जो गवर्नमेंट के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो डिसीजन है वो लिया गया है उत्तराखंड के अंदर में। तो आप देखिए कि इस उत्तराखंड गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसको एक सेक्युलर कंट्री के अंदर में जो डिजायरेबल एंड प्रोग्रेस स्टेप के रूप से देखा गया है कि लॉ बेसिकली यहाँ पे मैरिज, डाइवोर्स एंड सक्सेशन रेट्स के रिगार्डिंग में बनाया गया है। और गोवा के बाद में इंडिया का जो सेकेंड स्टेट है वो बना है उत्तराखंड। गोवा आप देखिए कि हमारा जो कॉलोनियल एरा है उस समय में आपको वहाँ का जो कानून है वो देखने के लिए मिलता है। हमारे जो पर्सनल लॉज हैं उनको कम्प्लीटली एक कॉमन वे में बताया गया है और आर्टिकल 44 के थ्रू डीपीएसपी के अंदर भी मेंशन है। और उत्तराखंड फर्स्ट स्टेट बनता है आफ्टर द इंडिपेंडेंस जिनके द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया। इसके अंदर में आप देखिए कि कुछ स्टेट का जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी देखने के लिए मिलेगा। आपको लिव इन रिलेशनशिप में रहना है तो रजिस्ट्रेशन को यहाँ पे करवाना होगा। इसके थ्रू यहाँ पे एक पॉजिटिव थिंग ये है कि लिव इन रिलेशनशिप के जो चिल्ड्रंस हैं उनको लेजिटिमेट चिल्ड्रंस का जो स्टेटस है वो दिया जाएगा यहाँ पे। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ में अगर बात करें इस कानून के बारे में तो हो सकता है कि इस कानून की वजह से आने वाले समय में काफ़ी सारा जो सोसाइटी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं वो देखने के लिए मिले। यहाँ पे जो इंट्रूसिव इंक्वायरी है, पॉइंटलेस डेप्रीवेशन है लिबर्टी का, यहाँ पे सोशल हार्मनी का जो डिसबैलेंस है वो भी हो सकता है। तो हो सकता है कि इसका डिफरेंट डिफरेंट जो रिजल्ट्स हैं वो देखने के लिए मिले, जो आने वाले समय के अंदर ही पता लगेगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पॉपुलेशन कमेटी के बारे में है। आप देखिए कि बजट के बाद में एक हाई पावर कमेटी है पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव से बनाने के बारे में डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि रैपिड हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है, जो डेमोग्राफी के अंदर में चेंज हुआ है, उसके रिगार्डिंग में एक हाई पावर कमेटी है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इंडिया के पर्सपेक्टिव से तो 2030 के अंदर इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसको बेसिकली काफ़ी बार डिस्कस किया जाता है। एक एस्टिमेट माना गया है कि 1.46 जो बिलियन है, 1.46 बिलियन इंडिया का पॉपुलेशन होगा 2030 के अंदर में। और आप देखिए कि वर्ल्ड का जो टोटल पॉपुलेशन है उसका जो 17% है, 17% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 17% इंडिया के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा 2030 तक। अगर हम ओवरऑल यहाँ पे पॉपुलेशन के ग्रोथ के कंट्रोल के बारे में बात करें तो हमारे 1970 के समय में जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी हायर हुआ करता था। प्रेजेंट समय में आप देखिए उसके अंदर जो डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिला है 2019-20 के थ्रू में। अगर हम इस कंपैरिजन करें तो काफ़ी ज़्यादा जो डिक्लाइन है वो देखने के लिए मिला है।
आप देखिए कि उस समय में जो TFIR है, जो 1970 के आसपास जो TFIR जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, जो 2.5% आपको देखने के लिए मिलती थी। अब ये प्रेजेंट समय में आपके 2% के आसपास है प्रेजेंट समय में, और आप देखिए कि 2030 या 31 तक ये 1.73 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें यहाँ पे पॉपुलेशन के रिगार्डिंग में, आप देखिए कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है उसको अगर हमें मैनेज करना है तो फैमिली प्लानिंग है, मैटरनल हेल्थ है, चिल्ड्रंस का हेल्थ है, एजुकेशन है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उन सभी के एरियाज को हमें यहाँ पे डील करना होगा। किस किस को? फैमिली प्लानिंग को डील करना होगा। फैमिली प्लानिंग के अलावा देखिए MMR का जो कॉन्सेप्ट है, MMR मीन्स यहाँ पे जो मैटरनल जो डेथ रेट है उसको यहाँ पे कंट्रोल करना होगा। चिल्ड्रंस का जो हेल्थ है, चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में आपको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, ये काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलता है, इन सभी को कंट्रोल करना होगा। एजुकेशन के अलावा आप देखिए कि सोशियो इकोनॉमिक डाटाज हैं उसको भी इम्प्रूव करना होगा, जिससे कि बेटर वे में जो फैमिली प्लानिंग है वो की जा सके। एजुकेशन यहाँ पे इम्प्रूव होगा तो फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग में जो वुमेन है उसका जो डिसीजन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, उन्हीं सब एरियाज के बारे में यहाँ पे बताया गया, कुछ चैलेंज भी यहाँ पे बताए गए हैं। आप देखिए कि गवर्नमेंट के रिगार्डिंग में कुछ 3-4 एरियाज हैं जहाँ पे मेन चैलेंज है पॉपुलेशन के परस्पेक्टिव से। एक तो हेल्थ का चैलेंज आपको देखने के लिए मिलता है, कितने जो नंबर्स हैं उनको सभी को बेटर हेल्थ का जो एक्सेसिबल है वो गवर्नमेंट के द्वारा करना है। गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है इन सभी लोगों को हेल्थ की अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करने के परस्पेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि सभी लोगों को क्वालिटी एजुकेशन है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड करनी है, स्किल डेवलपमेंट करना है, और उन सभी लोगों को यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो भी करना है, क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंट है वो कहीं कहीं आने वाले समय में डेमोग्राफिक डिजास्टर है उसके रूप से क्रिएट ना हो। अगर उनको बेटर वे में यहाँ पे स्किल है, हेल्थ है, एजुकेशन है और एम्प्लॉयमेंट का जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं प्रोवाइड किया गया, तो पब्लिक स्पेंडिंग है वो इन सभी सेक्टर्स के ऊपर में इम्प्रूव करना है। तो उन्हीं सब के बारे में यहाँ पे डिसीजन किया गया, रीड किया गया है। नेक्स्ट अब हम बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के परस्पेक्टिव से है। आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बजट के अंदर में, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा बजट के अंदर में 1 लाख करोड़ हैं, 1 लाख करोड़ हैं, उनके बारे में मेंशन किया गया है कि 1 लाख करोड़ बेसिकली यहाँ पे स्पेंड किए जाएंगे आने वाले 50 ईयर्स के अंदर में। इंटरेस्ट फ्री लोन या काफ़ी लो सेक्टर के लो रेट के ऊपर जो लोन है वो प्रोवाइड किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर को, कि सनराइज डोमेन के अंदर में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एक्टिविटी है उसको यहाँ पे कैरी आउट किया जा सके। स्टूडेंट्स, अगर हम प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो आप देखिए कि जीडीपी के थ्रू अगर हम कंट्रीब्यूशन के परस्पेक्टिव से डिस्कस करते हैं तो फ्रैक्शंस के अंदर में आपको जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है वो देखने के लिए मिलता है। बट आप देखिए कि नेशनल ग्रोथ जो एक्सपेंडिचर है, नेशनल ग्रोथ एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर के परस्पेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो 36.4% जो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है। देखिए कि नेशनल ग्रोथ एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 43% है नेशनल ग्रोथ एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कितना किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आपको देखने के लिए मिलेगा लेस देन द 7% के आसपास जो एक्सपेंडिचर है वो किया जाएगा। अगर हम कंपेयर करें स्टूडेंट्स कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के साथ में, आप देखिए कि जर्मनी के अंदर में जो ग्रोस नेशनल ग्रोस एक्सपेंडिचर है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, तो जर्मनी के अंदर में बेसिकली आपको ये 67% आपको देखने के लिए मिलेगा। साउथ कोरिया के अंदर में आप देखिए कि ये बेसिकली आपको 79% है। यूएसए के अंदर 75% है, जो प्राइवेट सेक्टर का इतना कॉन्ट्रीब्यूशन है नेशनल ग्रोस एक्सपेंडिचर का। स्टूडेंट्स, अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे जीडीपी के साथ में, तो आप देखिए जीडीपी के थ्रू तो यहाँ पे फ्रैक्शंस के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है गवर्नमेंट का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर में। स्पेशली अगर हम कंपेयर करें ब्रिक्स के कंट्रीज के साथ में, तो ब्रिक्स के कंट्रीज के जो ओल्ड ब्रिक्स के जो कंट्रीज है, क्योंकि इसके अंदर भी एक्सपेंड हुआ है और जो अलग से मेंबर्स हैं उनको ऐड किया गया है ब्रिक्स के अंदर में। एक लैटिन अमेरिका से जो कंट्री है उसको भी ऐड किया गया था, उनके द्वारा अपना जो रिमूवल है वो कर लिया गया है ब्रिक्स से। वो कौन सा कंट्री है उसके बारे में होमवर्क के अंदर आप बताना। और क्यों वहाँ पे रिमूवल किया गया? क्योंकि उस कंट्री के द्वारा कहा गया कि जो रसिया है, जो चाइना है, वो बेसिकली यहाँ पे कंप्लीटली एक क्लोज इकोनॉमी है, लिबरल इकोनॉमी नहीं है, तो उसके उनको ऐसे कंट्रीज के साथ में जो रिलेशन है वो सेटअप नहीं करना है, ऐसा कोई ग्रुप भी नहीं ज्वाइन करना है जिसके अंदर में ये दोनों कंट्रीज का प्रेजेंस हो। तो उनके द्वारा ब्रिक्स का जो मेंबरशिप है उससे विड्रॉल कर लिया गया। वो कौन सा कंट्री है? क्या वो अर्जेंटीना है या वेनेजुएला है? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। जो ब्रिक्स का लैटिन अमेरिका से जिसको ज्वाइन किया गया था, और भी काफ़ी सारे कंट्रीज है जिनको ज्वाइन किया गया है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कंट्रीज हैं। क्या वो इथोपिया है? क्या वो यहाँ पे
बेसिकली इजिप्ट का कंट्री है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, कौन कौन से कंट्री हैं, ओमान भी है या नहीं है, ये रीड करना है इसके बारे में। तो आप देखिए कि ब्रिक्स के अंदर भी काफ़ी कम जो इंडिया का जो स्पेंडिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। तो इंडिया को बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, तो इंडिया को यहाँ पे आप देखिए कि हमारा जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हमने सेटअप किया है वो एक मेन आपको एक इनिशिएटिव देखने के लिए मिलेगा, जिससे कि जितना भी हमारा साइंस एंड सोसाइटी का जो गैप है, जो हमारा साइंस सेक्टर और सोसाइटी का जो गैप है उसको हम फुलफिल कर सकते हैं उसी एरिया के थ्रू में। तो उसका एक बेटर डिसीजन के बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें पेमेंट बैंक्स के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि पेटीएम पेमेंट बैंक के ऊपर में जो रेस्ट्रिक्शंस है वो लगाए गए हैं, उनका जो एक्टिविटीज़ है उनको क्लोज किया गया है आरबीआई के द्वारा, क्योंकि बेसिकली पेटीएम पेमेंट बैंक के द्वारा भी आरबीआई का कुछ गाइडलाइंस है उनको नहीं माना गया था। यहाँ पे जो उनके जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स का बेसिकली यहाँ पे केवाईसी जो वेरिफिकेशन है, नो यूर कस्टमर का जो वेरिफिकेशन है वो कंडक्ट करना जरूरी था, क्योंकि हो सकता है कि केवाईसी अगर नहीं कंडक्ट है तो वहाँ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो इश्यूज है वो कंडक्ट हो सकता है उन एरियाज के अंदर में। तो आप देखिए कि यहाँ पे पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उसको क्लोज कर दिया गया है। आपको यहाँ पे पेमेंट बैंक के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होनी चाहिए। क्या पेमेंट बैंक के द्वारा जो डीडी है, डिमांड ड्राफ्ट है, उसको इश्यू किया जा सकता है? क्या उनके द्वारा जो चेक है उसको भी इश्यू किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आप देखिए कि यहाँ पे आप टाइम डिपॉजिट करते हो यहाँ पे किसी भी पेमेंट बैंक के अंदर में, तो क्या टाइम डिपॉजिट या आप इमीडिएट जो मनी है उसको विड्रॉल कर सकते हो किसी भी पेमेंट बैंक के अंदर में? उनके बारे में ये जो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो पता होनी चाहिए आपको पेमेंट बैंक के परस्पेक्टिव से। यहाँ पे पेटीएम के द्वारा कहा गया है कि उनका ओरिजिनल जो कंपनी है उसका किसी और और बैंक के और जो पेमेंट बैंक है उसके साथ में अपना कोलोब्रेशन सेटअप किया जाएगा और नेक्स्ट आने वाले समय में वो प्रेजेंट्स करेंगे मार्केट के अंदर में फिर से। नेक्स्ट अगर हम बात करें राइस के प्राइस के बारे में है, आप देखिए कि राइस का जो प्राइस है उसके रिगार्डिंग में अपने जो स्टॉक्स हैं वो मांगे गए हैं यहाँ पे ट्रेडर्स से गवर्नमेंट के द्वारा अपना जो राइस है भारत राइस उसको भी रिलीज किया गया। क्यों यहाँ पे रिलीज किए गए हैं? आप देखिए कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में जो प्रोडक्शन है, नॉर्दर्न इंडिया के अंदर में जो राइस का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। बट सदर्न इंडिया के अगर हम स्टेट्स के बारे में बात करें, स्पेशली जो कर्नाटका है, तमिलनाडु है, वहाँ पे ड्रोट का सिचुएशन भी था। तो आप देखिए कि सदर्न इंडिया के अंदर में जो राइस का जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हुआ है। तो गवर्नमेंट के द्वारा आने वाले समय में कोई इन्फ्लेशन है वो देखने के लिए ना मिले, इसका कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, उसी के रिगार्डिंग में राइस का जो स्टॉक जो नंबर्स है वो मांगे गए हैं ट्रेडर्स से कि उनके पास में कितना स्टॉक है प्रेजेंट समय में, और इस प्रोडक्शन का जो मिसमैच हुआ है नॉर्दर्न एंड सदर्न इंडिया के अंदर में तो उसको बेसिकली यहाँ पे डील किया जा सके। स्टूडेंट्स आपको प्रोडक्शन के रिगार्डिंग में जो स्टेट है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। क्या हमारे यहाँ पे जो पंजाब के अंदर हाईएस्ट राइस का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है या वेस्ट बंगाल के अंदर में? तो आप इसके बारे में एक बार रीड करना, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, होमवर्क है आपके लिए। फ्री मूवमेंट रिजाइम के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कि हाइब्रिड जो सर्विलेंस का मॉडल है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा म्यांमार के साथ में। फ्री मूवमेंट रिजाइम को यहाँ पे क्लोज किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। मणिपुर के जो सीएम है उनके द्वारा बताया गया है कि इंटरनल सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। प्री मूवमेंट रिजाइम क्या था? ट्राइबल कम्युनिटीज़ का प्रेजेंस दोनों जगह होने की वजह से यहाँ उनको अलाउ किया गया था कि इधर भी आप जा सकते हो, वहाँ के लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं विदाउट वीज़ा के, बिना वीज़ा के आप यहाँ पे बेसिकली मूवमेंट कर सकते हो। तो उसको क्लोज किया गया है कि मणिपुर के अंदर वायलेंस की वजह से काफ़ी सारे जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिला और इस फ्री मूवमेंट और जो रिजाइम को उनके द्वारा यूज किया गया। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फेंसिंग के बारे में भी डिस्कस किया है हमने काफ़ी बार। आप देखिए कि फेंसिंग गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई है। फेंसिंग मीन्स वहाँ पे बॉर्डर एरिया के अंदर प्रोटेक्शन के परस्पेक्टिव से। तो आपको यहाँ पे बेसिकली म्यांमार के साथ में हमारा कौन सा स्टेट है जिसके साथ में बॉर्डर शेयर की जाती है? आप देखिएगा हाई टोटल बॉर्डर है 1643 आपको देखने के लिए मिलेगा। हाईएस्ट कौन से स्टेट के द्वारा की जाती है स्टूडेंट्स? म्यांमार के साथ में बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश के साथ में 520 किलोमीटर है। 510 यहाँ पे मिजोरम के साथ आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आप देखिए कि मणिपुर के द्वारा यहाँ पे 398 का जो बॉर्डर है वो शेयर किया जाता है म्यांमार के साथ में, और नागालैंड के द्वारा 215 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। हाईएस्ट अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपको देखने के लिए मिलता है मिजोरम। हाइब्रिड सर्विलेंस सिस्टम है उसको इम्पोज किया जाएगा यहाँ पे। आप देखिए कि म्यांमार के अंदर में जो कालधन प्रोजेक्ट हमारा चलता है, मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है
प्लेटवा नाम का वहाँ पे एक टाउन है। आप देखिए कि उसके अंदर में रेबल ग्रुप्स के द्वारा कंट्रोल कर लिया गया है वहाँ पे, क्योंकि 2021 के समय वहाँ की आर्मी के द्वारा एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रू किया गया था। वहाँ पे आंग सान सूकी नाम का जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है उनकी गवर्नमेंट को ओवरथ्रू किया गया। और आप देखिए कि वहाँ पे अब लोगों का अलग अलग एथनिक ग्रुप्स का बेसिकली जो रिबेल ग्रुप्स हैं वो बने हैं, जिनके द्वारा डिफेंस फोर्सेज को अलग अलग एरियाज के अंदर में डिफीट किया गया है। चीन स्टेट के बारे में कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था। आप देखिए कि बमार नाम का जो पॉलिटिकल ग्रुप है, बमार नाम का जो पॉलिटिकल ग्रुप है वो भी वहाँ पे प्रेजेंट है। गवर्नमेंट के द्वारा कनाडा के जो एक्विजिशन के हैं कि उनके जो इलेक्शन के अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा इंटरफेयर किया गया तो उसको रिजेक्ट किया गया है। इंडिया के द्वारा ऐसे डिसीजंस नहीं लिए गए हैं। उल्फा का जो कैडर है उसका यूज देखने के लिए मिला है मणिपुर के अंदर वायलेंस के रिगार्डिंग में। तो ये बेसिकली मणिपुर के जो सीएम है उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखिए कि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनको अगर स्पेशल वे में कोई ट्रीटमेंट दिया जाता है तो यहाँ पे कोई भी प्रेसिडेंशियल लिस्ट है उसका कोई भी यहाँ पे मिस ट्रीटमेंट है वो नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है। यहाँ पे आर्टिकल आपको पता होना चाहिए 341 है, आर्टिकल 342 है। तो बेसिकली पार्लियामेंट को पावर है कि कोई भी लिस्ट के रिगार्डिंग में यहाँ पे शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो लिस्ट है वो प्रिपेयर की जाती है। बट आप देखिए इनमें भी कोई कम्युनिटीज़ हैं जो बैकवर्ड्स हैं जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला, तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उनको मोर प्रेफरेंस दी जाती है किसी भी एक इनिशिएटिव के अंदर में। तो कोई वो यहाँ पे बेसिकली जो ड्रॉबैक है वो नहीं है आर्टिकल 341 342 का। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन है उसका एक नेक्स्ट फेज को लॉन्च करने के बारे में कहा गया है कि स्मार्ट सिटी मिशन है उसको फिर से लॉन्च किया जा सके, जिससे कि हमारे कंट्री के जितने भी अर्बन एरियाज हैं उसके अंदर में जो बेटर अपॉर्चुनिटी हैं, एक्सेसिबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको प्रमोट किया जा सके। समग्र शिक्षा अभियान के बारे में है। समग्र शिक्षा अभियान के बारे में हम जब भी रीड करते हैं आपको यहाँ पे कुछ 3 इनिशिएटिव हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान है गवर्नमेंट का क्या है स्टूडेंट्स, सर्व शिक्षा अभियान है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था प्राइमरी लेवल के रिगार्डिंग में। आप देखिए कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, और इसके अलावा टीचर एजुकेशन है। ऐसे 3 इनिशिएटिव हैं जिनको मर्ज करते हुए सर्व शिक्षा अभियान बनाया गया था। उसी की एक रिपोर्ट के बारे में बताया गया है कि आने वाले समय में उसमें कुछ डिले हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इथोपिया के पर्सपेक्टिव से है। इथोपिया के नए यहाँ पे जो इंटेलिजेंस चीफ है उनके बारे में है। आपको इथोपिया का जो लोकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से जरूर से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें रशिया के रिगार्डिंग में है, हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। यूएस के द्वारा जो स्ट्राइक किया गया वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वोल्कनों का इरप्शन हुआ है, थर्ड टाइम यहाँ पे वोल्कनों का जो इरप्शन है वो देखने के लिए मिला है। अगर हम दिसंबर के साथ में कंपेयर करें तो यहाँ पे कुछ आइलैंड का जो सिचुएशन है, जो हिल्स के जो एरियाज हैं उनके बारे में आप रीड करना अगर आपको समय हो तो। नेक्स्ट अगर हम बात करें पाकिस्तान के वोटिंग्स के बारे में है तो आप देखें कि पाकिस्तान मिलिटेंट जो वोट्स हैं वो सर्ज हुए हैं। इमरान जो का पार्टीज हैं वो यहाँ पे बेसिकली बताया गया फ्री एंड फेयर वे में जो इलेक्शंस हैं वो कंडक्ट नहीं कराए गए हैं। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। यूक्रेन की ये न्यूज़ है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसी न्यूज़ कंटिन्यूस आपको न्यूज़पेपर के अंदर देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे इस एरिया के बारे में आप ज़रूर से गूगल करना, इसके बारे में ज़रूर से रीड करना आपका होमवर्क है। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिला हो उसको नोट डाउन कीजिए।